हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफाइनाइट प्रूफ। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे जैम 2026 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस और डिस्कशन को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस हमारे ठीक हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती और यदि आप इनको करेक्टली अटैम्प्ट करते हो तो आपको +2 मार्क्स मिलेंगे। और करेक्ट अटैम्प्ट करने का मतलब है कि जैसे किसी क्वेश्चन के 3 आंसर ठीक हैं तो आपको तीनों टिक करने पड़ेंगे। यदि आप 2 करेक्ट भी टिक करोगे तो उसमें कोई पार्शियल मार्किंग इस केस में नहीं मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहला इस वीडियो का और 31st ओवरऑल जैम के पेपर का। ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा रियल एनालिसिस या कैलकुलस का पोर्शन हम इसको मान सकते हैं। और हमसे एक बड़ी आसान सी चीज़ पूछी गई है, 4 फंक्शंस हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से फंक्शंस का x = 0 पर लोकल मिनिमा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तरीका हम सबको पता है। थोड़ा सा काम हमारा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में ये बढ़ जाता है कि हमें एक एक ऑप्शन को वेरीफाई कर यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले ना हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लोकल मिनिमा की डेफिनेशन क्या होती थी। कि यदि x = 0 पर लोकल मिनिमा है, इसका मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट्स अ नेबरहुड u of 0 such that f(x) is greater than or equal to f(0) इन दैट नेबरहुड। कि एक नेबरहुड बस मुझे ऐसा मिल जाए जिस नेबरहुड में f की वैल्यूज़ f(0) से बड़ी हों। यही हमने यहाँ पर लाइन लिखी है। यही लाइन हमें निकाल के देखनी है हर एक ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग। मेथड्स हमारे अलग अलग होंगे, जैसा कि हम ऑप्शन बाय ऑप्शन उनको देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। पहला है मेरे पास f(x) = sin of mod x। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि f की 0 पर वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा f of 0 इट्स sin 0 और sin 0 मुझे पता है होता है 0। क्योंकि यहाँ पर एक साइन फंक्शन है, साइन का ग्राफ हम सबको पता है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अप्रोच करेंगे ग्राफिकली। वैसे तो यदि आपकी ग्राफ थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी क्वेश्चंस को आपको इनफैक्ट सभी ऑप्शंस को ग्राफिकली ही करना चाहिए। फिर भी साइन एक्स का तो हम सबको पता ही है, तो हम इसका ग्राफ देखते हैं एक बार। कुछ इस तरह का साइन एक्स का ग्राफ बनेगा हमारा। जैसे इधर से हम शुरू करें -π से, इस तरह का कुछ ना कुछ साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पर है मेरे पास x की जगह mod x। जब भी x की जगह mod x आ जाता है तो जो भी नेगेटिव x वाला पोर्शन है ना किसी भी ग्राफ में, हम उसको ओमिट कर देते हैं। और हम क्या करते हैं कि जैसा ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस में है उसको एज इट इज़ प्रेस कर देते हैं हम नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो इसी ग्राफ में यदि मैं बनाना चाहूँ साइन mod x का ग्राफ, तो जो राइट हैंड साइड है मेरे पास, ये वाली साइड है जो, ये तो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ की शेप मुझे कुछ इस तरह से दिखेगी कि जो राइट हैंड साइड में है उसी को हमने एज इट इज़ ट्रेस कर दिया। ये बन जाएगा मेरे पास साइन mod x का ग्राफ। अब हम ग्राफ से ही हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये है x = 0। यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 0। यदि आप नेबरहुड को चूज़ कर लो u = -π/2 से π/2, यानी कि ये वाला नेबरहुड चूज़ कर लो आप यहाँ से लेके π/2 तक, तो इस वाले नेबरहुड में आप देख सकते हो कि जो फंक्शन की वैल्यू है ना, यहाँ से ये ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। पूरे नेबरहुड पर फंक्शन की वैल्यू है ऑन u f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 का मतलब हो गया यहाँ पर f(0). इस केस में मुझे एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिस नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू f(0) से बड़ी आ रही है, तो इस फंक्शन का लोकल मिनिमा हो जाएगा एट x = 0। पहला ऑप्शन हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन, इसको कर दिया मैंने टिक। ध्यान देना मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन को हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में मुझे बोला जा रहा है f(x) = sin x + x³/6। सबसे पहला काम हमारा भाई f(0) हम निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर f(0) मेरे पास हो जाएगा 0, sin 0 is 0 एंड 0³/6 इज अगेन 0। इसको ना थोड़ा सा हम कैलकुलस की थ्योरी से करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर निकालेंगे कि f(x) कितना होगा। f(x) हमने निकाला तो मेरे पास आएगा cos x + x² f' फंक्शन के बारे में हमें 2 चीज़ें नोटिस करनी है। पहली चीज़ ये कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। दूसरी चीज़ ये कि
इस एफ डैश की वैल्यू 0 पर आ रही है मेरे पास 1, क्योंकि कोस 0 होता है 1 और 0 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा मेरे पास 0। इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करना है हमें और थोड़ा सा आगे की चीज़ें डिड्यूस करनी है। एफ डैश एक कंटिन्यूस फंक्शन है जिसकी किसी पॉइंट पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब है यूजिंग कंटिन्यूटी ऑफ एफ, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट्स अ नेबरहुड u ऑफ 0, क्योंकि वैल्यू 0 पर आ रही है ना, ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड u ऑफ 0 सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन u। ये वाली चीज़ कहाँ से आई? ये आई एफ डैश की कंटिन्यूटी से, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे एक नेबरहुड मिल गया जहाँ पर एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और जब एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलते हैं या डिक्रीजिंग बोलते हैं। ऐसे केसेस में हम फंक्शंस को इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो यहाँ से मुझे एक लाइन और मिल गई, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश इज इंक्रीजिंग ऑन u। इतनी चीज़ें मैंने डिड्यूस कर ली। अब देखो आप यहाँ पर, ये मेरी रियल लाइन है इस तरह से, ये मेरा है यहाँ पर 0 पॉइंट, u है 0 का नेबरहुड, यानी कि 0 के लेफ्ट के भी कुछ पॉइंट्स हैं u में, 0 के राइट के भी कुछ पॉइंट्स हैं u में। इसको हमने मान लिया, या यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया, मान लो ये हमारा u नेबरहुड है जो मुझे मिला। ओके, फंक्शन की 0 पर वैल्यू थी 0, अभी हमने यहाँ से देखा ना, फंक्शन की 0 पर वैल्यू थी 0। यहाँ से मुझे क्या मिला कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यदि मैं 0 के आगे चलूँ, यदि मैं 0 के राइट हैंड साइड में चलूँ तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, और यदि मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चलूँ तो फंक्शन की वैल्यू इस तरह से डिक्रीज होगी, तभी तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग बन पाएगा ना। यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का मुझे दिखेगा, ऐसे इस तरह का मुझे कुछ ना कुछ इसका ग्राफ दिखने वाला है। इस तरह का यदि मुझे ग्राफ दिखेगा फंक्शन का, तो आप देखो क्या 0 पर लोकल मिनिमा आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि आप कोई भी नेबरहुड ले लो अब 0 का, आपको f0 से छोटे पॉइंट्स उस नेबरहुड में मिल ही जाएंगे। और ये चीज़ या ये वाला कॉन्सेप्ट ही बी ऑप्शन को बना देता है गलत ऑप्शन। चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की ओर, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा बोल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहला काम हमारा 0 पर वैल्यू निकाल के देखते हैं, जो कि आ जाएगी 3। अब आप एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो, x4 की वैल्यू तो 0 या 0 से बड़ी रहनी है हमेशा, कभी नेगेटिव नहीं होनी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी ही रहनी है। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एफ एक्स की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से कभी भी छोटी वैल्यू नहीं आएगी एफ एक्स की, चाहे मैं कोई x ले लूँ, फॉर ऑल x इन R, कोई भी मैं रियल नंबर ले लूँ, एफ एक्स की वैल्यू 3 से छोटी आ ही नहीं सकती। और 3 मेरे पास क्या था? f0। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू f0 फॉर ऑल x इन R, और लेट u बराबर R। पूरे रियल लाइन को नेबरहुड ले लो ना, तो इस नेबरहुड में एफ एक्स की वैल्यू f0 से बड़ी आ रही है, सीधा सा मतलब है कि 0 पर फंक्शन का लोकल मिनिमा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, या मैं बोलूँ सी ऑप्शन भी हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं हमारा, देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले वही चीज़ हमारी f0 लिखेंगे हम, तो f0 मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर मिनिमम ऑफ 0 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 0। इंटीजर पार्ट ऑफ 0 इज अगेन 0, 1 माइनस 0 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 0 इज अगेन 0। ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ 0 एंड 1, जो कि आ जाएगा 0। इतनी सी चीज़ हमें यहाँ पर पता चल गई कि f0 की वैल्यू है 0। अब ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर लिख रखी है x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसको ना जनरली हम इस तरह से डिनोट करते हैं, हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी कॉन्टेक्चुअल नोटेशन है ये। x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x इस तरह से हम डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। निकालते कैसे हैं, एक बार थोड़ा सा ना 2 एग्जाम्पल से हम देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर भी एक बार हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसको। सपोज ऐसे हमें निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7। किस तरह से अप्रोच करेंगे इसको? हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं इस तरह से। ये हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर मान लो है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कहीं है 3.7, यहाँ पर है 4, और नेगेटिव इंटीजर मेरे पास हैं। डायरेक्शन नंबर लाइन की हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है, हम कोशिश करें या हम चलेंगे लेफ़्ट टू राइट।
हमें पहुंचना है 3.7 तक। हमें यहाँ तक पहुंचना है नंबर लाइन पर चलते हुए। नंबर लाइन की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट, और इस तरह से हम यहाँ पर पहुँचे। 3.7 तक पहुँचने से पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर आता है वो होता है इंटीजर पार्ट ऑफ 3.7। तो आप देखो यहाँ पर 3.7 तक पहुँचने से पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर आता है वो आता है 3। तो 3 तो हो गया इसका इंटीजर पार्ट, और उस इंटीजर पार्ट से आगे मुझे और कितना चलना पड़ा वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो 3 से लेके 3.7 तक मुझे जितना चलना पड़ा वो हो जाएगा 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, और जो कि है इस केस में 0.7। एक बार ना ऐसा नेगेटिव काउंटर पार्ट और देख लेते हैं, चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। मान लो मेरे पास आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.7। सेम इसी लॉजिक को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे हम इस तरह से, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 -1 -2 -3 -3.7 -4। वही चीज़ हमारी करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम नंबर लाइन पर चलेंगे और हमें पहुँचना है 3.7 तक। 3.7 तक पहुँचने से पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर आया वो आया मेरे पास -4। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है वो हो जाएगा -4, और इंटीजर पार्ट से कितना आगे हमें चलना पड़ा वो हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो -4 से 3.7 तक जाने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, वो डिस्टेंस है 0.3। तो -3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.3। कुछ चीज़ें आप यहाँ से हमेशा नोटिस कर सकते हो कि जो भी मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा? जब इंटीजर में हम फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढने चलें, कि जैसे मुझे 3 तक ही पहुंचना है तो वो तो पूरे इंटीजर पर ही कवर हो जाएगा, 3 से आगे मुझे 0 पॉइंट्स ही चलने हैं। और दूसरी चीज़, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1। कभी 1 भी नहीं हो सकता, वरना वो तो अगला इंटीजर ही आ जाएगा ना फिर 1 होते ही। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1। इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, 0 लेस देन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से यहाँ कैसे आए, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। बेसिक इनइक्वालिटी की चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। अब आप देखो, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दे रखा था x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, ये एक्चुअली में क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और ये एक्चुअली में क्या है? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो जो मेरा फंक्शन है वो एक्चुअली में क्या है? मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये मेरा फंक्शन है। मिनिमम किस तरह से निकालेंगे? अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि पहला नंबर 0 या 0 से बड़ा, दूसरा नंबर भी 0 या 0 से बड़ा। दो ऐसे नंबर्स जो 0 या 0 से बड़े हैं उनका मिनिमम भी 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और f(0) मेरा क्या था? 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, f(x) इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू f(0). और ये वाली जो चीज़ है ये तो फॉर ऑल x इन r हो जाएगी मेरी। फिर से चाहे मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूँ, f(x) की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही आएगी। और अगेन टेक u इक्वल टू r। फिर से पूरी रियल लाइन को हम नेबरहुड ले लें तो f(x) की वैल्यू f(0) से बड़ी होगी, यानी कि 0 पर हमें मिल गया लोकल मिनिमम। इस चीज़ को भी हम टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, इसके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे A, C, D। एक काम और करते हैं हम कि ऐसे क्वेश्चंस के ना एक बार ग्राफ देखते हैं। हम आपको ग्राफ के थ्रू भी दिखेगा कि देखो कौन कौन सी में ना हमें मिनिमा दिख रहा है, कौन कौन सी में हमें मिनिमम वैल्यू नहीं दिख रही 0 पर। तो मैथमेटिका में हम एक बार इसको करके देखते हैं। देखो सबसे पहला फंक्शन है हमारा साइन मोड x वाला। इसका यदि हमने ग्राफ देखा तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, देखो 0, और फिर ये 0 के नेबरहुड में आप देखोगे तो वैल्यूज फंक्शन की f(0) से बड़ी ही आ रही हैं। इस तरह का कहीं भी ग्राफ दिखे तो मतलब हमें समझ जाना है कि 0 पर लोकल मिनिमा है। दूसरा फंक्शन फिर हमारा है sin x प्लस x³/6। ये देखो इस तरह का ये कोई ग्राफ बनेगा। अब आप 0 का कोई भी नेबरहुड ले लो, f(0) से छोटी वैल्यूज भी मिलेंगी उस नेबरहुड में और f(0) से बड़ी वैल्यूज भी मिलेंगी उस नेबरहुड में। तीसरा फंक्शन फिर हम देखते हैं यहाँ पर x⁴ + x² + 3। ये भी देखो आप 0 पर ही ये मिनिमम है, 0 के राइट हैंड साइड में भी ऊपर ही है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ही जा रहा है। मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी यहाँ पर 0 पर ही। लास्ट वाला देखते हैं हमारा x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मिनिमम। ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखो अब ये है 0 पर वैल्यू, और 0 का आप कोई भी नेबरहुड ले लो, देखो तो 0 से f(0) से बड़ी वैल्यूज़ ही आ रही हैं।
यदि आपको ग्राफ बनाने आते हैं तो इस क्वेश्चन में इतना टाइम हमें नहीं लगेगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है। एक एक ऑप्शन को हमें ट्राई करना पड़ेगा और हमें बताने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन हमें बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम मोनोटोन सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज बट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हमने मान लिया कि एक्सएन एक मोनोटोन सीक्वेंस है। अब मोनोटोन का मतलब या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाले हैं ना, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए देने वाले हैं। सेम वे में आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए भी कर सकते हो। तो हमने बोल दिया लेट एक्सएन बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और जो कि कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं है मतलब डाइवर्जेंट है। इतना हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमें ढूंढना है कि क्या इसकी कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर सकती है। यदि कर सकती है तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, यदि नहीं कर सकती तो ऑप्शन ए फॉल्स हो जाएगा। ओके, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस की प्रॉपर्टी अब हमें याद आनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी हमें ये कहती थी कि कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तभी कन्वर्ज करेगी जब वो बाउंडेड अबव होगी। इस केस में जो हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि एक्सएन जो है ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, अब हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसके ना कोई सब सीक्वेंस है एक्सएन के जो कि कन्वर्ज कर रही है। मोनोटोनिक सीक्वेंस के सब सीक्वेंस, फिर से मोनोटोनिक सीक्वेंस, और ये कन्वर्ज भी कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बाउंडेड भी है। ओके, बाउंडेड, एंड क्योंकि हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास बाउंडेड अबव। तो इसका क्या मतलब हुआ बाउंडेड अबव होने का कि देयर एग्जिस्ट सम m greater than 0 such that x and k is less than equal to m for all k in m। इस तरह की कुछ सिचुएशन मेरे पास आएगी यहाँ पर। m एक रियल नंबर है, ध्यान रखना। अब मैं एक रफ डायग्राम सा बना रहा हूँ, आपको वहीं से चीज़ें देखनी है। मान लो ये है मेरा बाउंड m, और हम जा रहे हैं इस वाली डायरेक्शन में। इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स को मैं लिख रहा हूँ, सबसे छोटी सबसे नीचे, फिर उससे बड़ी उससे ऊपर, फिर उससे बड़ी उससे ऊपर, फिर उससे बड़ी उससे ऊपर। कुछ चीज़ें अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला स्टेटमेंट जो मेरा ये वाला स्टेटमेंट है, यहाँ से मैं बोलूँगा कि एक्सएन एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अनबाउंडेड सीक्वेंस होने का मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस की कोई ना कोई टर्म तो ऐसी होगी ना जो इस एम से बड़ी होगी। यदि सारी टर्म ही एम से छोटी हो जाती फिर तो ये बाउंडेड सीक्वेंस हो जाती, लेकिन है ये अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो कोई ना कोई टर्म ऐसी मिलेगी जो m से बड़ी होगी। उस टर्म को हमने बोल दिया xp, और उसको हमने लिख दिया m के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि वो m से बड़ी है। क्योंकि xn एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो xp फिर उससे बड़ी होगी xp+1, उससे बड़ी होगी xp+2, और इस तरह से ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। यानी कि पहली लाइन से हमें क्या मिला कि m से छोटी xn की कितनी टर्म्स हो सकती हैं, x1, x2, xp-1। केवल p-1 टर्म्स एक्सएन सीक्वेंस की m से छोटी हो सकती है। ये हमें मिला फर्स्ट स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट पर आओ, ये क्या बोल रहा है कि ये कन्वर्जेंट भी है और बाउंडेड अबव भी है, और इसका बाउंड है मेरे पास m। यानी कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स m से छोटी हैं। कुछ इस तरह से xn1, xn2, एंड ये सारी की सारी टर्म्स मेरी m से छोटी हैं। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो गया? क्योंकि ये जो दूसरी सीक्वेंस मैंने बनाई है ये पहली सीक्वेंस से ही तो बनाई है। जब इस पहली सीक्वेंस जो मेन सीक्वेंस है उसी की p-1 टर्म्स ही छोटी है m से, तो दूसरी सीक्वेंस जिसमें इसी की टर्म्स हैं उसकी सारी की सारी टर्म्स छोटी किस तरह से हो सकती हैं? पहली लाइन और दूसरी लाइन एक साथ तो मेरी ठीक नहीं हो सकती। तो इनमें से गलत कौन सी है? पहली तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है तो इसको तो सही गलत हम जज कर ही नहीं सकते। हाँ, दूसरी लाइन हमने अपने मन से मानी थी कि हम मान लेते हैं कि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यही लाइन हमारी यहाँ पर गलत होनी चाहिए कि कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं पाएगी ना। तो जो ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट हमें दे रखा था वो हो जाएगा मेरे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से कि ये स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। ऑप्शन बी पर आते हैं अब हम। ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस दैट हैज़ ए बाउंडेड सब सीक्वेंस बट डज नॉट हैव एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। देखते हैं, एक्सएन मान लो कोई भी सीक्वेंस है, एक्सएन के करस्पॉन्डिंग हमने मान लिया एक्सएन के एक बाउंडेड सीक्वेंस है। इतना तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अब मेरी बात सुनो कि
एक्सन के एक बाउंडेड सीक्वेंस है और बोल्ज़ेनो-वीरेस्ट्रोस प्रॉपर्टी में क्या कहती थी कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो ये जो एक्सन के एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इसकी एक ना एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मुझे पक्का मिल जाने वाली है। उस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को मैं बोल दूंगा एक्स एन के जे। कन्वर्जेंट किससे आया ये? BW प्रॉपर्टी से। BW का मतलब है बोल्ज़ेनो-वीरेस्ट्रोस प्रॉपर्टी। एक सीक्वेंस की एक बाउंडेड सब सीक्वेंस ली और जैसे मैंने एक बाउंडेड सब सीक्वेंस ली उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई। सीक्वेंस की सब सीक्वेंस तो अल्टीमेटली जो थर्ड नंबर पर सब सीक्वेंस है वो पहले वाली सीक्वेंस की तो सब सीक्वेंस हो जाएगी ना। यानी कि ये जो एक्स एन के जे है ये एक्स एन की भी तो सब सीक्वेंस हो ही जाएगी। तो इस एक्स एन की मुझे एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी। और स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? डज नॉट हैव एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया मेरा गलत स्टेटमेंट। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ये बोलता है कि क्या कोई ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो हर पॉजिटिव नंबर पर कन्वर्ज करे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यदि कोई ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती तो उसमें हर एक पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आता। एक ऐसी सीक्वेंस बनाने की हम कोशिश करते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। यदि मैं एक सीक्वेंस बनाऊं 1 फिर 2 तक काउंटिंग लिखी, फिर मैंने 3 तक काउंटिंग लिखी, फिर मैंने 4 तक काउंटिंग लिखी, फिर मैंने 5 तक लिखी। आई होप आपको पैटर्न यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया कि हम सीक्वेंस को किस तरह से बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या 1 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आएगा? हम देख सकते हैं हाँ आ रहा है। यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया। 6 तक काउंटिंग लिखेंगे तब फिर से 1 आ जाएगा, 7 तक काउंटिंग लिखेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। क्या 2 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है? हाँ, 2 तक काउंटिंग लिखी तब आया, 3 तक लिखी तब आया, 4 तक लिखी तब आया एंड सो ऑन। 3 भी इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ जाएगा, 4 भी इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ जाएगा। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस हमने बना ली कि इसमें से हम शूटेबल सब सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो सब सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर पर कन्वर्ज करे। और ऐसा हम हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा एक करेक्ट स्टेटमेंट कि हाँ ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है और इनफैक्ट हमने वो सीक्वेंस बना भी दी। लास्ट ऑप्शन डी, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्सएन सच दैट एक्सएन प्लस 1 माइनस एक्सएन का मोड कन्वर्जेस बट एक्सएन डज नॉट कन्वर्ज। क्लासिक एग्जाम्पल है इसका, ज़्यादा दिमाग हमें यहाँ पर लगाना ही नहीं है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक्सएन को हमने बोल दिया यहाँ पर 1 + 1/2 + 1/n। इस केस में आप मुझे बताओ xn + 1 माइनस xn, इसका मोड क्या हो जाएगा मेरे पास? xn + 1 यानी कि n + 1 हार्मोनिक नंबर्स का सम और xn यानी कि n हार्मोनिक नंबर्स का सम। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/n + 1 जो कि कन्वर्ज कर रहा है मेरा 0 पर। अब क्या xn अपने आप में कन्वर्ज करती है? इसको देखने के लिए यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये जो मेरी सीरीज़ है 1/n, ये इसी सीरीज़ की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। ये जो हमने बनाया ना यहाँ पर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n, इस सीरीज़ की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो वाली सीक्वेंस। क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है? नहीं करती। ये सीरीज़ तो डाइवर्जेंट होती है। सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है तो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स भी डाइवर्ज करेगी। और ऑप्शन डी हमसे यही तो पूछ रहा था कि ऐसी सीक्वेंस बनाओ जिसके लिए मोड तो कन्वर्ज करे लेकिन एक्शन खुद कन्वर्ज ना करे। हमने बना दी वहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास हो जाएगा एक करेक्ट ऑप्शन। तो 32 के करेक्ट ऑप्शंस हैं सी, डी। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यदि मान लो आप इस क्वेश्चन में केवल सी अटेम्प्ट करते तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। यदि आप सी और डी दोनों करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। कोई एक्स्ट्रा कर दोगे बी, सी, डी कर देते तो भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें MSQs अटेम्प्ट करते टाइम बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से रियल एनालिसिस का क्वेश्चन और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन। हैट्रिक हो गई रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस की, एक के बाद एक। और ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि ग्रेजुएशन की ज़रूरत भी नहीं है। कोई 12th का स्टूडेंट जो IIT के लिए तैयारी कर रहा है वो भी इसको आसानी से कर सकता है। 4 फंक्शंस हमें दिए हुए हैं यहाँ पर और चारों फंक्शंस की जो डिफरेंशिएबिलिटी है इस पॉइंट पर x = 1 पॉइंट पर हमें चेक करनी है। देखो यदि तो ये क्वेश्चन आता हमारा एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में तो हमारा तरीका क्या होता, पहले मैं वो बताता हूँ आपको। हम सबसे पहले करते हम निकालते लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 और वो उसको निकालने का तरीका क्या होता है मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - f1 - h अपॉन h। और फिर हम निकालते राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 और इसको निकालने का तरीका है मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h - f1 अपॉन h।
यदि तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाते तो हम बोल देते कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 1, और यदि ये अलग अलग आते तो हम बोल देते फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। लेकिन क्योंकि हमें जैम का पेपर करना है, ये डेफिनेशन चारों ऑप्शंस में लगाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा और कोई अल्टरनेट तरीका हमें मिल जाए तो बेटर रहेगा। हम क्या करेंगे, एक बड़ा शॉर्टकट सा तरीका है, उसको हम देखते हैं। पहले ऑप्शन पे चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। ए ऑप्शन है मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 और इसका क्यूब। मोड की हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे और इस फंक्शन को यहाँ पर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 की क्यूब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 की क्यूब इफ x इज लेस देन 1। अब हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ, पहले पार्ट को डिफ्रेंशिएट और दूसरे पार्ट को डिफ्रेंशिएट, यानी कि 1 के जो जस्ट राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 के जो जस्ट लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर आप देखो 1 और 1 से बड़े में क्या है, ये वाली डेफिनेशन लग रही है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 के लेफ्ट में क्या है, ये वाली डेफिनेशन लग रही है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऊपर वाले पार्ट को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास आया 3x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास आएगा माइनस 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अगला काम हम क्या करने वाले हैं, पुट x इक्वल टू 1, क्योंकि डिफ्रेंशिएबिलिटी हम x इक्वल टू 1 पर चेक करने वाले हैं। जब पहले पार्ट में हमने x इक्वल टू 1 रखा, मेरे पास आया 0। जब दूसरे पार्ट में मैंने x इक्वल टू 1 रखा, मेरे पास फिर से आया 0। ये दोनों इक्वल आ गए, सीधा सा मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। काम हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने वाला, लेकिन हम पूरी डेफिनेशन से नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा इस काम को आसानी से कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन तो हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएबल, ऑप्शन ए को हम कर देते हैं टिक। ऑप्शन बी देखते हैं, फिर से मोड वाली चीज़ है। बी फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सा हम खोलें तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का मोड। और यदि मुझे इसको पीस वाइज लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे वो देखो एक बार, कि हम एक इस तरह से नंबर लाइन बनाते थे, यहाँ पर आ गया हमारा -1 और यहाँ पर आ गया +1। ये -1 +1 कहाँ से आए कि ये वाली जो f(x) की वैल्यू है, इन मोड की वैल्यू है, वो कहाँ पर 0 हो रही है, वो वाले पॉइंट्स। ये जो है ये है मेरा पहला मोड और ये है मेरा दूसरा मोड। अब देखो यदि x की वैल्यू -1 से छोटी है तो मेरा पहला वाला मोड भी नेगेटिव है और मेरा दूसरा वाला मोड भी नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब है कि माइनस ऑफ x प्लस 1 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू -1, वो वाली चीज़। यदि x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो ये पहला वाला जो मोड है ये देगा एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न में और ये वाला देगा अभी भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न में। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से पहले वाले मोड से पॉजिटिव, दूसरे वाले मोड से नेगेटिव। और यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पहला मोड भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा और दूसरा मोड भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करने का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना, x माइनस 1 का क्यूब एज इट इज़ इसने रिटर्न कर दी। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करने का मतलब है कि माइनस आगे लग गया बस। आउटपुट की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, मोड का आउटपुट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इस तरह से। तो अब हम इसको यदि खोल लें थोड़ा सा तो ये मेरे पास आ जाएगा, 3 केसेस हमारे बनेंगे, जब x -1 से छोटा है, जब -1 और 1 के बीच में है और जब 1 से बड़ा है। जब -1 से छोटा है तो ये वाला भी नेगेटिव, इसके आगे भी नेगेटिव लगेगा, या नेगेटिव वैल्यू देने से अच्छा है हम बोलें कि नेगेटिव लगेगा आगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ x प्लस 1 और इसमें हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1, इस तरह से। दूसरी वाली चीज़ करें तो पहला तो एज इट इज़ रहेगा x प्लस 1 और दूसरे के आगे माइनस लग जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा 1 माइनस x, और तीसरे में दोनों पॉजिटिव हैं तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो फाइनली मेरे पास चीज़ें जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 इफ़ x लेस देन -1। अगले केस में मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि -1 और 1 के बीच में वैल्यू है, और लास्ट वाले में मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर -1 यदि 1 से बड़ी वैल्यू है। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हमें एट x इक्वल टू 1 चेक करनी है तो हम 1 के जस्ट राइट में और 1 के जस्ट लेफ्ट वाली चीज़ में ही डिफरेंशिएट करके देखेंगे। 1 के जस्ट राइट में है ये, इसको डिफरेंशिएट करोगे आएगा आपके पास 2x, और 1 के जस्ट लेफ्ट में है ये वाला पोर्शन, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे आएगा आपके पास -2x।
पहले वाले में यानी कि -2x में जब x की जगह 1 डालोगे तो आपके पास आएगा -2, और 2x में जब x की जगह 1 डालोगे आपके पास आएगा 2। दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो फंक्शन है वो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन में तो ऑलरेडी फंक्शन को स्प्लिट करके दे रखा है, x स्क्वायर e की पावर -x स्क्वायर यदि मोड x की वैल्यू 1 से छोटी है, और e की पावर -1 यदि मोड x की वैल्यू 1 से बड़ी है। इस तरह से ये फंक्शन हमें गिवन है। थोड़ा सा बस हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको दोबारा से, ये मोड हटा के। तो fx जो मुझे दे रखा है दैट इज़ नथिंग बट x स्क्वायर e की पावर -x स्क्वायर। x की वैल्यू जब -1 और 1 के बीच में है, और e की पावर -1 यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है। फिर से हम वही काम करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 के जस्ट राइट वाले पार्ट को, 1 के जस्ट लेफ्ट वाले पार्ट को। तो 1 के जस्ट लेफ्ट में तो है ये वाला पार्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 के जस्ट राइट में है ये वाला पार्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, e की पावर -1 तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, और जब x = 1 डाला तो भी ये रहेगा 0 ही। जब हमने इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास आ जाएगा, बाई पार्ट्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो दिस विल बी 2x e की पावर -x स्क्वायर। e की पावर -x स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, x स्क्वायर का किया 2x, प्लस मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर को हमने एज इट इज़ रखा, और e की पावर -x स्क्वायर यदि हम करने जाएँ तो आ जाएगा e की पावर -x स्क्वायर डॉट 2x। इस वाली चीज़ में जब हम x = 1 डालेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखो ऊपर से आ जाएगा 2e इनवर्स x की जगह 1, x की जगह 1, और यहाँ से भी मेरे पास आ जाएगा -2e इनवर्स, क्योंकि e की पावर -x स्क्वायर ना, तो -2x आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि e की पावर -2x स्क्वायर था, और दैट इज इक्वल्स टू 0। राइट साइड वाले पोर्शन में भी 0 आया, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में भी 0 आया, दोनों बराबर आए। सीधा सा मतलब है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो सी ऑप्शन भी मेरा हो जाएगा एक करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन है इंटीजर पार्ट ऑफ x, या जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन तो कंटिन्यूस ही नहीं होता इंटीजर्स पर, और x = 1 एक इंटीजर है। जब यहाँ पर ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो इसकी तो डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात ही नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे मेरे पास ए और सी। डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ से किस तरह से देखते हैं एक बार हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे x-1 के क्यूब की। इसको हमने किया तो कुछ इस तरह से आया। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि ना पॉइंट्स नहीं बनने चाहिए ग्राफ पर, जैसे वो होते हैं ना शार्प कट्स, वो नहीं होने चाहिए। जो ग्राफ है वो उसका स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, स्मूथ दिखना चाहिए, ऐसे एजेस नहीं होने चाहिए शार्प एजेस, या एकदम से मुड़ना नहीं चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए सडनली। तो इसमें हमें दिखा है बड़ा स्मूथ सा ग्राफ है, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x = 1। अगला देखो, यहाँ पर देखो x = 1 पर ना एक पॉइंट सा बन गया इस तरह से, ऐसे ग्राफ नीचे जा रहा था, अचानक से डायरेक्शन चेंज कर ली, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये देखो फिर इंटीजर पार्ट ऑफ x, ये तो खैर कंटिन्यूस ही नहीं है 1 पर, 1 के बाद सीधा यहाँ पर ही वैल्यू ले रहा है, तो इस केस में तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। और लास्ट वाला देखो, यहाँ पर इसमें भी देखो कहीं पर ना शार्प एजेस नहीं बन रहे, बड़ा स्मूथ तरीके से फंक्शन हमारा बिहेव कर रहा है, तो ये फंक्शन भी हो जाएगा डिफरेंशिएबल। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और फिर से रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि जैम की प्रिपरेशन के लिए रियल एनालिसिस का अच्छा होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और इस केस में ये बात कर रहा है इंटीग्रेबिलिटी की एंड कंटिन्यूटी। एक एक करके देखते हैं। कंटिन्यूटी जब हमने पढ़ी थी तो एक तरीका हमने पढ़ा होगा सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होता था एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि यदि एक्शन कोई सीक्वेंस है किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करने वाली, एंड एफ एक्सन कन्वर्ज कर जाता है एफ ए पर, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट x = a। छोटे से इसमें लेकिन एक एडिशन ये था कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये फॉर ऑल सच सीक्वेंसेस xn, यानी कि a पे कन्वर्ट करने वाली ना कोई भी सीक्वेंस ले लूँ, उसके लिए यदि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम बोलते थे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = a। तो जो पार्ट a और पार्ट b है उसमें हम यही वाली डेफिनेशन यूज़ करके फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। बात करते हैं ऑप्शन ए की। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि क्या फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। एक बार फंक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पर,
फंक्शन था मेरे पास कोस एक्स यदि x एक रैशनल नंबर है, 0 यदि x एक रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि x एक इर्रेशनल नंबर है। 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने को हमें बोली गई है, तो हम पहली सीक्वेंस लेते हैं, लेट xn बी अ सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू 0 एंड xn एक रैशनल नंबर्स की हम यहाँ पर सीक्वेंस ले लेते हैं फॉर ऑल n। एक रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज कर रही है, ये हमने मान लिया। fxn कितना हो जाएगा, ध्यान देना xn सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो fxn मेरे पास हो जाएगा cos ऑफ xn। ठीक है, cos एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, xn एक सीक्वेंस है 0 पर कन्वर्ज करने वाली, तो cos xn मेरा जाएगा cos 0 पर, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। और एक चीज़ और देखो, f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 फिर से एक रैशनल नंबर है cos 0 जो कि है 1। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हम बोल सकते हैं fxn कन्वर्जेस टू f0। xn एक सीक्वेंस ली जो 0 पर कन्वर्ज करती है, आ गया मेरे पास fxn कन्वर्जेस टू f0। ये आया मेरे पास ऐसी सीक्वेंस के लिए जिसकी सारी की सारी टर्म्स रैशनल नंबर थी। एक और सीक्वेंस लेते हैं अब हम यहाँ पर, yn बी अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 एंड yn बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल n। इस बार हमने ले ली इर्रेशनल नंबर्स की सीक्वेंस। ओके, तो fyn तो मेरे पास हो जाएगा, क्योंकि yn एक इर्रेशनल नंबर है, तो fyn हो जाएगा 0 फॉर ऑल n। ठीक है, और f0 तो फिर से एक रैशनल नंबर है, और f0 मेरे पास हो जाएगा cos 0 जो कि है 1। अब आप बताओ कि क्या fyn f0 पर कन्वर्ज कर रहा है? नहीं, क्योंकि fyn तो है 0 सीक्वेंस 0, 0, 0, 0 और f0 है मेरे पास 1। तो इस केस में मुझे क्या मिला कि fyn डज नॉट कन्वर्ज टू f0, यानी कि हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल रही जो खुद तो 0 पर कन्वर्ज कर रही है, लेकिन जब हम f लगा दें, f ऑफ दैट सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जिंग टू f ऑफ 0। यहाँ पर कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन थी, सीक्वेंशियल डेफिनेशन थी, वो हमारी फेल कर गई, और हमने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया कि जो फंक्शन है वो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। बी देखते हैं, कंटिन्यूटी एट पाई चेक करते हैं। सेम तरह से हम चेक करने वाले हैं, यहाँ पर वही ले लो कि xn एक सीक्वेंस ले लो π/2 पर कन्वर्ज करने वाली, और पहले हमने ले ली रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस। सारे के सारे xn रैशनल नंबर हैं, तो fxn मेरे पास हो जाएगा cos xn। अब हम यहाँ पर cos की कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे। xn π/2 पर कन्वर्ज करती है, cos एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो cos xn cos π/2 पर कन्वर्ज करेगा। दिस विल कन्वर्ज टू cos π/2 जिसकी वैल्यू होती है मेरे पास 0। तो fxn मेरा क्या आ गया, cos π/2 पर कन्वर्ज करता हुआ जो आ गया 0। अब f एट π/2 भी निकाल लो आप एक बार। π/2 एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर के लिए f π/2 आ जाएगा मेरे पास 0। सो इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के मैं क्या कह सकता हूँ कि fxn कन्वर्जेस टू f π/2, क्योंकि fxn कहाँ कन्वर्ट कर रहा था, 0 पर, और 0 क्या है मेरा, f π/2। ओके, एक और सीक्वेंस ले लेते हैं। yn एक सीक्वेंस ले ली π/2 पर कन्वर्ट करती हुई, और जो yn की टर्म्स हैं वो सारी की सारी इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो fyn मेरे पास क्या हो जाएगा, yn एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर पर फंक्शन की वैल्यू है 0 फॉर ऑल n, और f π/2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, π/2 भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 0। तो सीधा सीधा आ गया यहाँ से कि fyn इज कन्वर्जिंग टू f ऑफ π/2। हमने रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस ले ली, उसके लिए भी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ठीक आ रही है। हमने इर्रेशनल नंबर्स की सीक्वेंस ले ली, उससे भी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ रही है। इन दोनों से बाहर हम कोई सीक्वेंस बना ही नहीं पाएंगे। जो भी हम सीक्वेंस बनाएंगे या तो उसमें रैशनल नंबर्स आएंगे या इर्रेशनल नंबर्स आएंगे, और दोनों केसेस के लिए हमने जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसको वैलिड साबित कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आया कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। अब चलते हैं ऑप्शन सी, या फिर हम देखें ऑप्शन सी और डी में ना, ये रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात कर रहा है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1, और साथ में बता रहा है कि इंटीग्रल होगा यदि तो क्या होगा। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या ये रीमान इंटीग्रेबल है भी फंक्शन को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर। f(x) मेरा था cos x यदि x एक रैशनल नंबर है, और 0 यदि x रैशनल नंबर नहीं है। अच्छा, एक ना हम एक काम करते हैं, 0,1 का एक पार्टीशन बनाते हैं। हमने पार्टीशन बनाया, यहाँ पर है कहीं मान लो 0, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 0,
और पार्टीशंस को मैंने n इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हो जाएगा 1/n, दूसरा पार्ट हो जाएगा 2/n, तीसरा पार्ट हो जाएगा 3/n, चौथा पार्ट हो जाएगा 4/n एंड सो ऑन, सेकेंड लास्ट पार्ट हो जाएगा n-1/n। इसके बाद एक चीज़ और देखो कि यदि हम cos x फंक्शन को थोड़ा सा स्केच करें कुछ इस तरह से कि यहाँ पर है मेरे पास ये मेरा है ओरिजिन 0 और यहाँ पर है कहीं 1, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और 1 π/2 से छोटा है तो cos 1 की वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी। और इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर दिखने वाला है। ये है 1 पर वैल्यू और यहाँ है मेरे पास 0 पर वैल्यू। पार्टीशंस अब यहाँ पर हम डालते हैं। ये है मेरा 1/n, ये है मेरा 2/n, ये है मेरा 3/n और इस तरह से हम चलते जाएं n-1/n। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करवाने वाला हूँ। एक चीज़ बताओ कि 0 से लेके 1/n, यदि मैं ये वाला इंटरवल कंसिडर करूँ 0 से लेके 1/n, तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? इसमें 0 पर है ये वैल्यू और 1/n पर है ना थोड़ी सी कम हो जाएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि कोस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। सिमिलरली हम बात करें 1/n से 2/n इंटरवल पर, तो 1/n पर कोस की वैल्यू ज़्यादा होगी, 2/n पर कोस की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। 2/n से 3/n पर बात करें, 2/n पर यहाँ पर है वैल्यू तो 3/n पर थोड़ी और कम हो जाएगी। यानी कि मैं इस टाइप का यदि मैं कोई भी इंटरवल ले लूँ, यहाँ पर हम देखें कि यदि मैं k/n और k+1/n टाइप का मैं कोई भी इंटरवल ले लूँ, तो जो कोस की मैक्सिमम वैल्यू है, या कोस की मैक्सिमम वैल्यू बोल दूँ या मैं फिर बोल सकता हूँ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी क्या? कोस ऑफ k/n। लेफ्ट वाले एंड पॉइंट पर आ रही है। लेफ्ट वाले एंड पॉइंट पर क्यों आ रही है? क्योंकि कोस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है मेरे पास, इस वजह से। इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई। अब हम बात करते हैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी की। दो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी होंगी, अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम। यूपीएफ और एलपीएफ से हम इसको डिनोट करते थे। और हम कब बोलते थे कि फंक्शन इंटीग्रेबल है? कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P such that UPF minus LPF is less than एप्सिलॉन। अब यदि किसी भी पार्टीशन, कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मुझे मिल जाए कि मैं जो मर्जी पार्टीशन ले लूँ, UPF माइनस LPF की वैल्यू उस एप्सिलॉन से बड़ी ही रहे, तो मेरी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन फेल हो जाएगी। या फिर दूसरी भाषा में बोलूँ, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन हमें ये बता रही है कि UPF और LPF, अपर सम और लोअर सम के डिफरेंस को हम किसी भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। अब जो फंक्शन हमें गिवन है ना, इसके लिए हम UPF और LPF निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं UPF की। UPF मेरा क्या है? समेशन k = 0 से लेके n फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या हम इसको बोल देते हैं mk, और जो इंटरवल की लेंथ है वो, यानी कि 1/n, राइट एंड पॉइंट माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट, ये आ गया 1/n। अब mk जो है यहाँ पर, चलो मैं लिख देता हूँ, mk = मैक्सिमम ऑफ f, और ये मैक्सिमम हम लेंगे कि कौन से इंटरवल पर? k/n से k+1/n। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। अब आप मुझे बताओ, अभी हमने देखा ना कि ये जो फंक्शन हमने लिया, इसकी k/n से k+1/n में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है कोस ऑफ k/n। तो इस चीज़ को हम यहाँ से लिख सकते हैं k = 0 से लेके n 1/n कोस ऑफ k/n। ये आ गया मेरा अपर सम। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर लोअर सम। लोअर सम भी सेम इसी तरह से हम लिखेंगे k = 0 to n mk, छोटा mk इंटू 1/n, और ये जो स्मॉल mk है दैट इज मिनिमम ऑफ f ऑन दिस इंटरवल k/n से लेके k+1/n। हर एक इंटरवल में रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। किसी भी इर्रेशनल नंबर पर फंक्शन की वैल्यू है 0 और वही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि रैशनल नंबर्स पर तो वैल्यू कोस फंक्शन के द्वारा दी जा रही है, जो कि पॉजिटिव ही है 0 से 1 इंटरवल के बीच में। तो m के जो स्मॉल m के है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो लोअर सम की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर 0। अपर सम जो अभी हमने निकाला ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो लिमिट n है उसको इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर देते हैं। मेक n टेंड्स टू इन्फिनिटी।
लोअर सम तो 0 था, 0 ही रहेगा, n को चाहे आप इन्फिनिटी ले लो चाहे कुछ भी ले लो। अपर सम में थोड़ा सा चेंज आएगा। अपर सम फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, UPF दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल टू 0 से n-1। एक्चुअली ये सब भी हमारा n-1 ही है, क्योंकि इंटरवल हम k+1/n ले रहे हैं ना, इस वजह से। और यहाँ पर भी k इक्वल टू 0 से लेके n-1, और ये मेरे पास आ जाएगा फिर यहाँ पर 1/n कोस ऑफ k/n। इस लिमिट को जब मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूँगा ना, अब तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 cos x dx। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा sin x। यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू लार्ज होती जा रही है, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, पार्टीशन मेरा और रिफाइन होता जा रहा है, UPF की वैल्यू मेरी sin 1 के पास में पहुंचती जा रही है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे n की वैल्यू मेरी लार्ज होती जा रही है, पार्टीशन मेरा और फाइन होता जा रहा है, और फाइन होता जा रहा है, UPF की वैल्यू मेरी sin 1 को अप्रोच कर रही है, और LPF की वैल्यू तो 0 ही रह रही है। तो जो UPF माइनस LPF है मेरा, UPF माइनस LPF है मेरा, ये मेरा sin 1 की तरफ जाते जा रहा है, जैसे जैसे हम n की वैल्यूज़ को इंक्रीज करते जा रहे हैं, पार्टीशन को रिफाइन करते जा रहे हैं। अब यदि मैं एप्सिलॉन को sin 1/2 चूज़ कर लूँ, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ कि इफ़ एप्सिलॉन इक्वल्स टू sin 1/2, तो मुझे कोई भी ऐसा पार्टीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ने का मतलब है पार्टीशन रिफाइन होना, और रिफाइनमेंट हमेशा एक बेटर अप्रोक्सीमेशन देता है। तो जैसे जैसे n की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, UPF और LPF की वैल्यू sin 1 हो रही है, और ये वाला डिफरेंस कभी भी sin 1/2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चली। और जब और इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन मिल गया जिसके लिए UPF और LPF की वैल्यू उससे छोटी नहीं आ रही है। इसका मतलब हो गया कि जो फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन थी वो फेल कर गई, और इसका मतलब हुआ कि फंक्शन मेरा इंटीग्रेबल नहीं है। अब ऑप्शंस को देखते हैं हम एक बार। ऑप्शन सी कह रहा है fx इज रीमान इंटीग्रेबल, यहीं पर गलत हो गया। ऑप्शन डी बोल रहा है fx इज रीमान इंटीग्रेबल, यहीं पर गलत हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। हमें बताना है कि इस वाली जो इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन कौन से होंगे। सबसे आसान सा, सबसे सीधा सा तरीका है, आपको हर एक ऑप्शन रख रख के चेक करना है, और कोई तरीका इसका नहीं है यहाँ पर। अब देखो कि ओरिजिनली क्या है मेरे पास। ओरिजिनली जो m है मेरे पास, यदि इक्वेशन हमारी यही होती थी ना, mdx प्लस ndy, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0। और यदि तो मेरा डेल m बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x आ जाता था, तो इसका मतलब होता था कि इक्वेशन एग्जैक्ट है। m है मेरे पास 2y cos x माइनस एक्स वाई साइन x, और जो n है वो है मेरे पास 2x cos x। एक एक ऑप्शन अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या 1/xy एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। पूरी इक्वेशन को हमें 1/xy से मल्टीप्लाई करना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, पूरी इक्वेशन को 1/xy से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास नया m1 निकल के आएगा और नया n1 निकल के आएगा। देखो जब आप xy से डिवाइड कर दोगे तो m में किस तरह से चेंज होगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 cos x अपॉन x माइनस साइन x, और जो n है उसमें किस तरह से चेंज आ जाएगा, उसको हमने बोल दिया n1, ये मेरे पास हो जाएगा 2 cos x अपॉन y। इस m1 और n1 के लिए हमें चेक करना है कि क्या इक्वेशन अब एग्जैक्ट हो गई। तो यहाँ पर देखो डेल m बाई डेल m1 बाई डेल y कितना हो जाएगा हमारे पास, m1 में तो कोई y की टर्म्स ही नहीं है मेरे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y हो जाएगा 0। और डेल n1 बाई डेल x मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन x बाई y। दोनों बराबर नहीं है, मतलब एक्स वाई से डिवाइड करने के बाद भी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बनी, तो 1/xy तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। बी ऑप्शन अब मेरा यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स वाई इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि पूरी इक्वेशन को यदि मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तब क्या इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। नया जो मेरा बनेगा m2, पूरी इक्वेशन को जब मैंने एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 2xy स्क्वायर cos x
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स, और n2 इस केस में मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई कोस एक्स। देखते हैं इनके लिए। सो डेल m2 बाई डेल y मेरे पास हो जाएगा 4xy कोस एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई साइन एक्स, और डेल n2 बाई डेल x मेरे पास हो जाएगा 4xy कोस एक्स। क्योंकि x की दो टर्म्स आ रही है तो हमें बाई पार्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई साइन एक्स। हम देख सकते हैं कि डेल m2 बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n2 बाई डेल x, यानी कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट बन गई। कब एग्जैक्ट बनी? एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने पर। तो हमारे पास आ गया कि एक्स वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तीसरा देखते हैं ऑप्शन सी, सेक एक्स वाला। जब हमने पूरी इक्वेशन को सेक एक्स से मल्टीप्लाई किया, सेक एक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कोस एक्स से डिवाइड करना, तो m3 मेरे पास निकल के आ जाएगा 2y माइनस एक्स वाई 10x, और n3 मेरे पास आ जाएगा 2x। इस केस में हम चेक करते हैं। सो डेल m3 बाई डेल y मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस x 10x, और डेल n3 बाई डेल x मेरे पास आ जाएगा 2। देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि इक्वेशन अभी भी एग्जैक्ट नहीं बनी, और अभी भी एग्जैक्ट नहीं बनी इसका मतलब है कि सेक एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। अगला है रूट सेक एक्स। इसको हम देखते हैं। रूट सेक एक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब है रूट कोस एक्स से डिवाइड करना। तो इस केस में जो इक्वेशन मेरी बनेगी, डी ऑप्शन था मेरा, रूट सेक एक्स से मल्टीप्लाई करना। तो देखो इस केस में जो m4 है मेरा, वो हो जाएगा मेरे पास 2y रूट कोस एक्स माइनस एक्स वाई साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, और n4 मेरे पास हो जाएगा 2x रूट कोस एक्स। करके देखते हैं। डेल m4 बाई डेल y मेरे पास आ जाएगा 2 रूट कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, और इस केस में डेल n4 बाई डेल x मेरे पास कुछ इस तरह से निकालेंगे हम। डेल n4 बाई डेल x बाई पार्ट्स करेंगे क्योंकि दो फंक्शन हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 2 रूट कोस एक्स, और फिर उसके बाद हम करेंगे प्लस 2x कोस एक्स का हम करेंगे 1/2 रूट कोस एक्स, और फिर कोस एक्स का हम करेंगे यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स। हम देख सकते हैं कि डेल m4 बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n4 बाई डेल x, हैंस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, यानी कि रूट सेक एक्स भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट बन जाती है। करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर बी एंड डी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कैलकुलस का क्वेश्चन है, और इसमें कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इससे रिलेटेड चीज़ें हमें करनी है। पार्शियल डेरिवेटिव भी यहाँ पर आ रहे हैं, एक एक करके हम इसको देखते हैं। ओके, सो पहला ऑप्शन तो ये पूछ रहा है कि क्या ये जो इटरेटेड लिमिट्स हैं ये एग्जिस्ट करती है। तो आप देखो इसमें इटरेटेड लिमिट्स का मतलब है लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स वाई की जगह आप डाल सकते हो, क्योंकि x की लिमिट 0 की तरफ जा रही है, x 0 नहीं है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन यहाँ पर लग जाएगी। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। सबसे पहले हम लगाएंगे x की लिमिट। जब x 0 की तरफ जाएगा तो ये जो साइन वाली टर्म है ये -1 और 1 के बीच में रहेगी, ये हमेशा एक बाउंडेड ही रहेगी, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 0 से, क्योंकि x जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा एक्स स्क्वायर और तेज़ी से 0 की तरफ जाएगा। डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो ही रहने वाला है, तो जो अंदर वाली इटरेटेड लिमिट है ये मेरे पास आ जाएगी 0, तो मेरे पास बचेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 ऑफ 0, जो कि फिर से आ जाएगा 0। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट कि हाँ ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। काफ़ी आसान सा ऑप्शन था ये। तो अगली चीज़ हमें देखनी है डेल एफ बाई डेल एक्स की कंटिन्यूटी। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारा फंक्शन है ना, इस फंक्शन में हम डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लेंगे, और फिर जो भी हमारे पास फंक्शन निकल के आएगा उसमें हम लिमिट लगा देंगे 0 से 1 वाली। तो नॉन जीरो एक्स के लिए डेल एफ बाई डेल एक्स हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको ऊपर वाले पार्ट को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चीज़ें किस तरह से हमारी बदलेंगी देखो।
यदि साइन 1/x को मैं एज इट इज़ लिख दूँ, y तो कांस्टेंट है, y तो बाहर ही आ जाएगा। कांस्टेंट का मतलब कि क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट यहाँ पर करने वाले हैं। डिफ्रेंशिएट हमें करना है अब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर का, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x इंटू 1 + x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x। और दूसरे केस में यदि हम इसको एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 1 + x स्क्वायर को एज इट इज़ रखें तो साइन 1/x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा कोस 1/x और 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। चीज़ों को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2xy अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन 1/x माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल y अपॉन 1 + x स्क्वायर कोस ऑफ 1/x। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई ∂f/∂x की। और हमें देखना है, क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना, तो हम इस फंक्शन की लिमिट ले जाके देखते हैं 0-1 पर। यदि सिर्फ वैल्यू निकालने की बात होती तो हम अलग तरह से प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात है तो हमें वैल्यू भी देखनी है और लिमिट भी देखनी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लिमिट xy goes to 0,1 ∂f/∂x that is equals to limit xy goes to 0,1 और ये वाला फंक्शन हमारा एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि x जैसे जैसे 0 के पास में जाएगा साइन 1/x मेरा रहेगा तो -1 और 1 के बीच में, लेकिन ऑसिलेट करेगा बहुत तेज़ी से। लेकिन एक बाउंडेड नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये जो पहली टर्म है इस लिमिट के साथ ये तो हो जाएगी 0। बात करते हैं दूसरी टर्म की। x जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा 1/x बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और जो cos 1/x की वैल्यू है ये बहुत रैपिडली ऑसिलेट करेगी। इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है y, लेकिन y तो कहाँ जा रहा है 1 पर, तो हम मान सकते हैं कि cos ऑफ 1/x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1। cos 1/x कहीं पर कन्वर्ज नहीं कर रहा जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, बल्कि बहुत तेज़ी से ऑसिलेट कर रहा है -1 और 1 के बीच में। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि cos 1/x की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जैसे जैसे x मेरा 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और साथ में एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो हम बोल देंगे कि जो सेकंड टर्म है ना इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सीधा सीधा हमने यहाँ पर ये क्लेम कर लिया। इस क्लेम के करने के पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट पर तो कंटिन्यूटी की तो बात करना ही बेकार है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा एट द पॉइंट 0,1। तीसरी चीज़ ∂f/∂y की कंटिन्यूटी हमें देखनी है सेम पॉइंट पर। सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा, यहीं पर हम थोड़ा सा करते हैं। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे f को विद रेस्पेक्ट टू y। सो मेरे पास ∂f/∂y आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि देखना हम ऊपर वाला पार्ट ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि 0,1 पे तो ना हम बाद में वैल्यू निकालेंगे और बाद में हम लिमिट लेके जाएंगे। अभी के लिए x नॉन ज़ीरो और इस तरह से हम ये चीज़ करने वाले हैं। ∂f/∂y मेरे पास हो जाएगा x² अपॉन 1 + x स्क्वायर साइन 1/x ये है। और जैसे जैसे इसकी लिमिट जाएगी मेरे पास लिमिट xy गोज़ टू 0,1 ∂f/∂y में, तो आप देख लो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। साइन 1/x -1 और 1 के बीच में रैपिडली ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन साथ में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे छोटे नंबर से जो 0 की तरफ बहुत रैपिडली कन्वर्ट कर रहा है। सो 0 इंटू समथिंग बाउंडेड गिव्स अस 0, तो इस लिमिट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 0। अब हमें निकालना है ∂f/∂y की वैल्यू भी निकालनी है 0,1 पर। तो इसको निकालने के लिए आप ये देखो कि ∂f/∂y एट द पॉइंट 0,1, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 0,1 + k माइनस f 0,1 अपॉन k, और इसकी एक्चुअली में हमें लेनी है लिमिट k टेंड्स टू 0। फंक्शन की डेफिनेशन देखो यहाँ से, यदि x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। इस केस में x की वैल्यू 0 है, इस केस में x की वैल्यू 0 है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 0 - 0 अपॉन k लिमिट k टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। लिमिट की वैल्यू 0 आई,
फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू 0 आई, मतलब कंटिन्यूटी हमने एस्टेब्लिश कर दी। हैंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट हमारा बचा है एफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन को हमें चेक करके देखना है। तो हमने बोल दिया कि लेट जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखो आप, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन 1/x, यदि x नॉन जीरो है और 0 यदि x 0 है। इस फंक्शन की लिमिट हमें चेक करनी है एट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। तो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 ऑफ जी एक्स वाई, ये हमें देखना है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, y की जो वैल्यू है ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो छोटी होगी ना हमेशा, ऑब्वियस सी बात है। और तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि y अपॉन, या फिर मैं यहाँ पर बोलूँ मोड y की वैल्यू जो है वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटी ही होगी। या फिर यहाँ से मैं बोल दूँ मोड y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 1 से छोटी या 1 के बराबर ही है। दूसरा, मोड y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, तो ये वाली चीज़ भी मेरी 0 या 0 से बड़ी होगी। एक जो छोटी सी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो ये कि मोड जी एक्स वाई की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पहले, क्योंकि मोड है तो 0 या 0 से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। जी एक्स वाई का मोड लेने का मतलब है यहाँ पर अब हमने ले लिया एक्स स्क्वायर वाई साइन 1/x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम ना केवल नॉन जीरो वाला पार्ट लिख रहे हैं क्योंकि जीरो वाला पार्ट तो इधर कवर हो ही गया हमारा। दैट इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। केवल इतना क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, पहले वाली इनइक्वालिटी को जब हम सोल्व करेंगे, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि सेम ही आ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ आएगी मोड ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि 1 से छोटा है। और तीसरी चीज़ आएगी मोड ऑफ साइन 1/x एंड मोड ऑफ साइन x इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। तो मेरे पास केवल ये निकल के आएगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पर सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमें क्या बोलेगी आपकी, देखो, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 ऑफ जीरो फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 ऑफ मोड जी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये फंक्शन इससे छोटा है ना, इस वजह से 0 की लिमिट लेंगे 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 मोड ऑफ जी एक्स वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में जैसे ही हम एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये भी मेरे पास आ जाएगा 0। सैंडविच थ्योरम हमने अप्लाई की और सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने से मेरे पास आ गया कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 ऑफ मोड ऑफ जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मोड की यदि लिमिट 0 आ रही है तो फंक्शन की लिमिट भी वहाँ पर मेरी 0 ही जाएगी। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ से लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू है 0। सॉरी, इसमें तो बोल रहे हैं ना डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो होंगे मेरे ए एंड सी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है 5x5 की मैट्रिक्स से ऑब्वियसली थोड़ा सा डील करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और कुछ चीज़ें इसके आइगन वैल्यूज़ के बारे में और नलिटी p- आएगी इसके बारे में हमसे पूछी गई हैं। दो तरीके हैं, कई लोग इसको साइक्लिक डिकम्पोजिशन से भी करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस को ना हम थोड़ा डायरेक्ट अटैम्प्ट करें ना तो गलती होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। जब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं तो 3 ऑप्शंस बी, सी और डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस आइगन वैल्यूज से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि पी मैट्रिक्स के ना आइगन वैल्यूज ही निकालते हैं। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p माइनस आई मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले। तो p माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, p माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स मेरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 5x5 है तो ऐसा लग सकता है कि बहुत मुश्किल आएगा, लेकिन पेपर वाला ना कभी इतने मुश्किल देता नहीं है। देखना चीज़ें आसान होती हमें यहाँ पर दिखेंगी। तो ये मेरे पास आएगा माइनस लैम्डा 1
0 0 0, फिर बनेगा मेरे पास 1 माइनस लैम्डा 0 0 0, फिर आएगा मेरे पास 0 0 माइनस लैम्डा 0 1 0 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। P माइनस आई मैट्रिक्स मेरी कुछ इस तरह से आई। इस मैट्रिक्स को लेकिन यदि मैं थोड़े ध्यान से ऑब्जर्व करूँ ना तो दो ब्लॉक्स मुझे इस मैट्रिक्स में साफ साफ नजर आएंगे कुछ इस तरह से। ये देखो, इस तरह से इस मैट्रिक्स को मैं दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकता हूँ। जब भी कोई मैट्रिक्स इस तरह से दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है ना तो आइगन वैल्यूज हम करस्पॉन्डिंग टू ईच ब्लॉक अलग से निकाल सकते हैं। ये जो पहला ब्लॉक है मेरा, जिसको मैंने बोला B1, वो मेरे पास आया माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा, और जो दूसरा ब्लॉक है मेरे पास आया माइनस लैम्डा 0 1 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा। B1 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यूज़ आप निकालो अलग से, B2 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू निकालो आप अलग से। जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ होंगी। और ब्लॉक बनाने से मेरा मतलब है यहाँ पर कि ये सारे ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो, तभी ब्लॉक्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। सो जब B1 को हमने सोल्व किया, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ थोड़ा, B1 के करस्पॉन्डिंग जब हमने सोल्व किया और उसका डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा, ये मेरे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, एंड जब इसको हमने सोल्व किया इक्वल टू 0 पुट करके, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। और B2 मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसका यदि मैं डिटरमिनेंट लिखूं तो वो मेरे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा 0 1 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा माइनस लैम्डा बाहर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, और जब ये आएगा मेरे पास माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 1, इसको जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट दिस इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल्स टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट आइगन वैल्यूज ऑफ P, दो आई यहाँ से, 3 आई यहाँ से, सबको एक साथ हमने लिख दिया माइनस 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब B, C और D ऑप्शंस हम यहाँ से आराम से देख सकते हैं। B ऑप्शन बोल रहा है कि 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इन C। जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यदि आइगन वैल्यूज हम देख रहे हैं तो उसमें रियल आइगन वैल्यूज भी शामिल हैं, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रही हैं? माइनस 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हाँ 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। C ऑप्शन बोल रहा है P हैज़ 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इन R। क्या 3 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज आ रही हैं? नहीं, माइनस 1 और 1, केवल 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। C ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास गलत। D ऑप्शन बोल रहा है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ P देन देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट लैम्डा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें देखना है कि क्या हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल जाएगा कि उसकी पावर करें तो 1 आ जाए। माइनस 1 की कितनी पावर 1 होता है? 2। 1 की पावर 1 इज़ 1, 1 की पावर 1 इज़ 1, ओमेगा की पावर 3 इज़ 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 इज़ 1। तो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर मुझे मिल रहा है कि आइगन वैल्यू की पावर दैट पॉजिटिव इंटीजर इज गिविंग मी 1। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। अब बचा ऑप्शन ए मेरे पास, उसको भी एक बार के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो P माइनस आई मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर अब बनानी है। P माइनस आई मैट्रिक्स मेरे पास हो जाएगी -1 1 0 0 0 1 -1 0 0 0। ये मेरे पास आई P माइनस 1 मैट्रिक्स। हमें इसकी निकालनी है नलिटी, यानी कि इसके नल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम बोल देते हैं कि लेट इस तरह से x1 x2 x3 x4 x5 बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ P माइनस आई। फिर यहाँ से हम देख लेंगे कि कितने वेरिएबल्स को हम एलिमिनेट कर पाते हैं और कितने वेरिएबल्स बचते हैं। वहाँ से डायमेंशन आ जाएगी नल स्पेस की, और डायमेंशन ही होती है नलिटी मेरे पास। तो हम करेंगे P माइनस आई इंटू एक्स, ये वाला वेक्टर हमारा x है, इक्वल टू 0। तो मुझे मिलेगा यहाँ से -1 1 0 0 0
1 माइनस 1 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 0 0 1 माइनस 1 into में this thing x1 x2 x3 x4 x5 is 0 0 0 0 0। कुछ इक्वेशंस अब यहाँ से निकल के आएंगी, उनको हम देखते हैं एक एक करके। यहाँ से पहले मेरे पास आएगा माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन से आएगा मेरे पास x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। फिर मेरे पास आएगा माइनस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0, माइनस x4 प्लस x5 इक्वल टू 0, x3 माइनस x5 इक्वल टू 0। ये 5 इक्वेशन बनेंगी मेरे पास इस सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस से। अब यहाँ से देखो, इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूँ, दोनों इक्वेशन मुझे सेम चीज़ दे रही हैं, x1 इज इक्वल्स टू x2। इन तीनों इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूँ तो ये तीनों इक्वेशंस मुझे दे रही हैं x3 इज इक्वल्स टू x4 इज इक्वल्स टू x5। यानी कि जो अल्टीमेटली मेरा x वेक्टर मैंने लिया था नल स्पेस में, वो मेरा क्या बन जाएगा, x1 की जगह x1, क्योंकि x1 और x2 इक्वल हैं तो x2 की जगह भी मैं x1 लिख सकता हूँ। फिर x3, x4 और x5 तीनों इक्वल हैं तो तीनों की जगह मैंने लिख दिया x3 x3 x3। ये है मेरा आफ्टर फुल कैलकुलेशन। और ये मेरे पास, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा मेरे पास x1 इंटू 1 1 0 0 0 प्लस x3 इंटू 0 0 1 1 1। और यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि p माइनस आई के नल स्पेस में या उसके बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर और दो वेक्टर, यानी कि दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं ना। तो p माइनस आई के नल स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी 2, यानी कि p माइनस आई की नलिटी हो जाएगी मेरे पास 2। ऑप्शंस में अब एक बार मैच करके देखते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है कि नलिटी ऑफ p माइनस आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि इक्वल भी यहाँ पर शामिल है मेरे पास, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास A, B, D। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखने में काफ़ी आसान सा क्वेश्चन ये हमें लग रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का। अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि जिस तरह से मैं अभी करने वाला हूँ, यदि वो चीज़ ना भी समझ में आए या ना आपको कभी क्लिक करे, तो आप इसकी ना कैलकुलेशन करके कर लेना। काफ़ी मतलब आसान क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये आपको 2 नंबर दे के जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है। एक और फ़ायदा इस क्वेश्चन में कि आप पहला ऑप्शन देखो, इस सम की वैल्यू दे रखी है -64 और सेकंड सी ऑप्शन में इस सेम सम की वैल्यू दे रखी है आपको 64। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ए और सी में से एक ही ठीक हो सकता है। इन द सेम वे बी एंड डी में से भी केवल एक ही ठीक हो सकता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो मैक्सिमम करेक्ट ऑप्शंस हैं ना, वो 2 हो सकते हैं। तो या तो एक ठीक होगा इसमें या 2 ठीक हो सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी हेल्प होती है MSQ में ये चीज़ भी पता होना। हम इसको किस तरह से करेंगे वो देखो, थोड़ा सा ना हम बाइनोमियल थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमने पढ़ा था, उसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे 1 + x की पावर 13 का बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये 13 कहाँ से आया, क्योंकि 13c2k और 13c2k + 1 ये वाली चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, इसलिए 1 + x की पावर 13। इसको यदि हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये आएगा मेरे पास 13c0 1 की पावर 13 इंटू x की पावर 0, जो कि दोनों 1 होते हैं, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, प्लस 13c1 x की पावर 1 13c2 x स्क्वायर प्लस 13c3 x क्यूब। एंड ऐसे चलते चलते मैं आ जाऊँगा यहाँ पर 13c11 x की पावर 11 13c12 x की पावर 12 13c13 x की पावर 13। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ग्रुप्स बनाएंगे। पहले ग्रुप में हम क्या करेंगे, x की सारी ओड पावर्स को कलेक्ट, और दूसरे ग्रुप में हम क्या करेंगे, x की सारी इवन पावर्स को कलेक्ट। तो पहले इवन पावर वाला ग्रुप हम यहाँ पर बनाते हैं। x की पावर 0 भी इवन वाले ग्रुप में ही शामिल होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 13c0 प्लस 13c2 x स्क्वायर 13c4 x4, और ये ग्रुप मेरा जाएगा कहाँ तक, 13c12 तक x की पावर 12। इतना काम हमने कर लिया। फिर प्लस अब हम बनाएंगे ओड पावर्स का ग्रुप। तो ये मेरे पास आ जाएगा 13c1 x 13c3 x क्यूब
13C11 x की पावर 11 प्लस 13C12 x 13C13 x की पावर 13। इस तरह से ये दो ग्रुप्स हमने बनाए। पहले ग्रुप को एज इट इज़ में लिख रहा हूँ, और जो दूसरा वाला ग्रुप है ना उसमें से x मैं कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर, तो x टाइम्स 13C1 प्लस 13C3 x स्क्वायर प्लस 13C11 x की पावर 10 प्लस 13C13 x की पावर 12। इस तरह से ये दो ग्रुप मैंने यहाँ पर बना लिए। एक काम करो, अब पुट x इक्वल्स टू आयोटा। x की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पर आयोटा। जैसे ही मैंने x की जगह आयोटा पुट किया तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी बन जाएगी 1 प्लस आयोटा की पावर 13, और राइट हैंड साइड में जो पहला ग्रुप है वो मेरे पास आ जाएगा 13C0 एज इट इज़ 13C2 आयोटा का स्क्वायर होता है -1। फिर अगली टर्म आएगी 13C4 आयोटा की पावर 4 होता है +1, तो वो मेरे पास आ जाएगा 13C4 एज इट इज़। फिर अगली टर्म आएगी आयोटा की पावर 6 यानी कि -1 माइनस 13C6। अगली टर्म आयोटा की पावर 8 यानी कि +1 प्लस 13C8। सिमिलरली 13C10 प्लस 13C12। ये बन रहा है मेरा पहला ग्रुप प्लस आयोटा। दूसरा ग्रुप मेरा क्या बन जाएगा अब यहाँ पे 13C1 x स्क्वायर की जगह फिर से आयोटा, और इस तरह से ये चीज़ें मेरे पास चलती रहेगी 13C3 13C5 13C7 13C9 13C11 13C13। समेशन की फॉर्म में लिखें तो पहला वाला समेशन आप देख सकते हो 0 2 4 6 8 10 और 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13C2 के और -1 की पावर k। की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियस सी बात है 0 से, क्योंकि पहली टर्म है 13C0 और लास्ट टर्म है 12, तो 2 के जाना चाहिए 12 तक और k की वैल्यू जानी चाहिए 6 तक। ओके, प्लस आयोटा समेशन यहाँ पर है ये 1 3 5 7 इस तरह से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13C2k प्लस 1 -1 की पावर k, और k की वैल्यू फिर से जाएगी 0 से लेके 6 तक। 0 डालेंगे ना तभी तो 13C1 आएगा, और 6 डालेंगे तभी 13C13 आएगा, और इस तरह से -1 की पावर k। ये हमने यहाँ पर बना दिया। यहाँ से अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो पहला सम बना है ये है मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, और ये जो दूसरा सम मेरा बना है ये है मेरा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। तो हम आंसर के थोड़ा थोड़ा नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, और जो पोलर फॉर्म होती है ना, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। 1 प्लस आयोटा की पावर 13, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 की पावर 13? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/2 इंटू कोस 13 π/4 प्लस आयोटा साइन 13 π/4। डी मोर्स थ्योरम यहाँ पर हमने लगा दी और हमारे पास ये चीज़ निकल के आई। और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें 2 की पावर 13/2 का मतलब क्या है, एक √2 हमने बाहर ले लिया और फिर मेरे पास बचेगा 2 की पावर 6 जिसकी वैल्यू होती है मेरे पास 64, और कोस 13 π/4, 13 π/4 का मतलब है 3π प्लस π/4, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात यहाँ पर चल रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में π/4 यानी कि मेरे पास आएगी वैल्यू -1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। तो फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 13 जो है वो मेरे पास आएगा -64 आयोटा। दो चीज़ें अब यहाँ से नोट करने वाली हैं। 1 प्लस आयोटा की पावर 13 की वैल्यू मेरे पास ये आई, और ये भी तो मेरे पास 1 प्लस आयोटा की पावर 13 की ही वैल्यू थी। इन दोनों वैल्यूज़ में रियल पार्ट को हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट से। तो मेरे पास निकल के आएगा कि जो ये पहला वाला सम है 13C2k -1 की पावर k, ये रियल पार्ट है, और रियल पार्ट जब इसको कंपेयर किया तो इसकी वैल्यू आएगी -64। ऑप्शंस में मैच करके देखते हैं।
ये इसकी वैल्यू है इधर -64, सो ऑप्शन ए इज़ वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन सी अपने आप हो जाएगा गलत। इमेजनरी पार्ट देखो, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू यहाँ से आ रही है मेरी, यहाँ से हम कंपेयर करें तो -64, और बी और डी दोनों ऑप्शंस में हमें दे रखा है 128 और -128, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो केवल एक ही आएगा एंड दैट इज़ ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। मैट्रिसेस के रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक, नलिटी, इन चीज़ों के बारे में ये बात करता है। P है 4x6 ऑर्डर की मैट्रिक्स और Q है 6x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। PQ और QP दोनों ही अपने आप में जीरो मैट्रिसेस मुझे दे रहे हैं। PQ यदि ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ QX इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x इन R4 का मैं कोई भी वेक्टर ले लूँ x, उसके लिए P ऑफ QX की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0। अब एक चीज़ आप देखो कि इफ़ लेट, या इसको ऐसे लिखो, लेट y बिलोंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ Q। y मान लो Q के रेंज स्पेस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R4 सच दैट y इज इक्वल्स टू QX, एंड सिंस PQ is 0, this implies that PQX is 0, this implies that PY is 0, this implies that y belongs to null space of P। रेंज स्पेस में एक एलिमेंट लिया जो कि नल स्पेस में निकल के आ गया, तो यहाँ से मुझे मिला रेंज स्पेस ऑफ Q इज कंटेन्ड इन नल स्पेस ऑफ T। रेंज स्पेस ऑफ Q इज कंटेन्ड इन नल स्पेस ऑफ P। इसी तरह से सेम वे में, एग्जैक्टली सेम वे में हम प्रूव कर सकते हैं रेंज स्पेस ऑफ P इज कंटेन्ड इन नल स्पेस ऑफ Q, हैंस ऑप्शन ए मेरे पास हो जाएगा एक करेक्ट ऑप्शन। रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे हम दोनों मैट्रिसेस के लिए, P के लिए भी और Q के लिए भी, और ऑप्शन बी को हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रैंक P प्लस रैंक Q 4 या 4 से छोटा आता है क्या। P के लिए यदि हम लगाएं रैंक P प्लस नलिटी P होते थे P के कॉलम्स के बराबर, कॉलम्स हैं P में 6 मेरे पास। सेम वे Q में हम लगाएं रैंक Q प्लस नलिटी Q, ये है मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। ऑप्शन ए से हमें एक चीज़ पता चली कि जो नलिटी Q है, या हम बोले यहाँ से जो रेंज स्पेस ऑफ P है, ऑप्शन ए में हमें ये बताया ना बाई ऑप्शन ए, रेंज स्पेस ऑफ P इज सबसेट ऑफ नल स्पेस ऑफ Q। P का रेंज स्पेस क्योंकि नल स्पेस के अंदर कंटेन्ड है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि रैंक ऑफ P इज लेस देन और इक्वल टू नलिटी ऑफ Q। और इसी इक्वेशन को यदि हम कंटिन्यू करें तो रैंक ऑफ P प्लस रैंक ऑफ Q इज लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ Q प्लस रैंक ऑफ Q। इस वाली इनइक्वालिटी में दोनों तरफ रैंक ऑफ Q हमने ऐड कर दिया, और रैंक नलिटी ऑफ Q प्लस रैंक ऑफ Q मुझे पता है कि ये 4 है, तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो मुझे यही तो मिला, रैंक ऑफ P प्लस रैंक ऑफ Q इज लेस देन इक्वल टू 4, हैंस B इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। C बोल रहा है कि यदि रेंज स्पेस P और नल स्पेस Q दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि P की रैंक और Q की नलिटी यदि बराबर हो जाएं, तो यहाँ से देखो P की रैंक और Q की नलिटी यदि बराबर हो जाएं तो रैंक P प्लस रैंक Q 4 के बराबर आ जाएगा। देखते हैं, तो आप जब ये दोनों बराबर हैं, रैंक P और नलिटी Q बराबर हैं, तो यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा रैंक ऑफ Q, नलिटी Q रैंक P के बराबर है, तो यहाँ पर आप रैंक P लिख सकते हो सीधा सीधा, जो कि आ जाएगा मेरे पास 4 निकल के, एंड हैंस ऑप्शन सी इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। हाँ, चौथा ऑप्शन आपको बोल रहा है कि रेंज स्पेस Q और नल स्पेस ऑफ P हमेशा बराबर होंगे क्या ये हमेशा बराबर होते हैं, देख लेते हैं। आप एक काम करो, P मैट्रिक्स को भी ज़ीरो मैट्रिक्स ले लो, Q मैट्रिक्स को भी ज़ीरो मैट्रिक्स ले लो, हमारी सारी कंडीशन ही सेटिस्फाई कर जाएंगी। अब इस केस में लेकिन क्या होगा, या हमसे पूछा क्या गया, रेंज स्पेस ऑफ Q और नल स्पेस ऑफ P। इस केस में रैंक ऑफ P हो जाएगी मेरे पास 0, रैंक ऑफ Q भी मेरे पास हो जाएगी 0, तो नलिटी ऑफ P
मेरे पास हो जाएगी 6 और नलिटी ऑफ Q मेरे पास हो जाएगी 4। अब देखो रेंज स्पेस ऑफ Q और नल स्पेस ऑफ P बराबर होने का मतलब है रैंक ऑफ Q इज इक्वल्स टू नलिटी ऑफ P। रैंक ऑफ Q है 0, नलिटी ऑफ P है 6, दोनों कहीं से बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा गलत ऑप्शन। तो 39th क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन है वो होंगे A, B और C। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है और एक सेट दे रखा है। इस सेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ की ट्रुथनेस और फॉल्सनेस हमसे जांचने को बोला गया है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो जो ये वी के अंदर एलिमेंट दे रखा है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं हम कि ये क्या है। हमें दिया हुआ है a प्लस बी रूट 2 अपॉन सी प्लस डी रूट 2 और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नॉन जीरो है, यानी कि c और d एक साथ जीरो नहीं होंगे। इसका ये जो भी चीज़ हमें दी हुई है इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। ऑब्वियसली दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक दिस होल थिंग वेल डिफाइंड। हम एक काम करते हैं, रैशनलाइज इसको करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी रूट 2 से c माइनस डी रूट 2 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा ac माइनस 2bd प्लस रूट 2 BC माइनस 80। ये न्यूमरेटर बना मेरे पास और डिनोमिनेटर मेरे पास बन जाएगा c स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। क्योंकि c और d दोनों रैशनल नंबर्स हैं तो c स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी। ये वाली चीज़ मेरी पूरी की पूरी डिफाइंड है। इसी चीज़ को अब मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस रूट 2 बीटा वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू AC माइनस 2BD अपॉन C स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर एंड बीटा इक्वल्स टू BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर। तो जो चीज़ नोट करने वाली है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, वो ये कि मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ V में से, अल्टीमेटली वो अल्फ़ा प्लस रूट 2 बीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर भी रैशनल, डिनोमिनेटर भी रैशनल और डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। सो यहाँ से हम V की मॉडिफाइड फॉर्म या V की सिंपलर फॉर्म लिख सकते हैं। V मेरे पास अल्टीमेटली हो जाएगा अल्फ़ा प्लस रूट 2 बीटा सच दैट अल्फ़ा कोमा बीटा बिलोंग्स टू Q। बाकी सारी कहानी लिखने की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जो V की मैंने मॉडिफाइड फॉर्म अब यहाँ पर लिखी है उसके करस्पॉन्डिंग अब हम चारों ऑप्शंस को चेक करने वाले हैं। पहला ऑप्शन है V इज़ क्लोज्ड अंडर द यूजुअल एडिशन इन R, यानी कि V के यदि मैं कोई दो एलिमेंट उठाऊं तो उन दोनों का सम भी क्या V में होगा, चेक कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन है मेरे पास, लेट अल्फ़ा 1 प्लस रूट 2 बीटा 1 अल्फ़ा 2 प्लस रूट 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू V। इन दोनों का सम करेंगे, देन अल्फ़ा 1 प्लस रूट 2 बीटा 1। जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस रूट 2 टाइम्स बीटा 1 प्लस बीटा 2। रैशनल प्लस रूट टाइम्स अगेन अ रैशनल, ये होगा मेरा V में। तो दो एलिमेंट्स मैंने V से उठाए, दोनों का सम फिर से V में आ गया। तो ये वाली जो चीज़ है ऑप्शन ए में जो भी गिवन है मुझे कि दिस इज क्लोज्ड अंडर द यूजुअल एडिशन इन R, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला बोल रहा है V इज अ सबस्पेस ऑफ रियल वेक्टर स्पेस R। सबस्पेस होने का मतलब है कि एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो होगी ना, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली और चेक कर लेते हैं। अब क्योंकि ये सबस्पेस बोल रहे हैं रियल वेक्टर स्पेस R का, फील्ड है यहाँ पर रियल नंबर्स की। अब आप देखो कि यदि अल्फ़ा प्लस रूट 2 बीटा मैंने V में से लिया और रूट 3 मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया फील्ड में से, अब इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा रूट 3 अल्फ़ा प्लस रूट 6 बीटा। ये तो V में है ही नहीं, यानी कि स्केलर से जब मैंने किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो वो V में नहीं आ रहा। इसका मतलब वो उस फील्ड के अंदर वेक्टर स्पेस बना ही नहीं रहा। वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा तो सब स्पेस तो कहाँ से ही हो जाएगा। सो ऑप्शन बी मेरे पास आ गया रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन सी बोल रहा है V इज अ 2 डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस R ओवर Q। कि क्या ये 2 डायमेंशनल सबस्पेस है ओवर Q? ओवर Q तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा ना ये, क्योंकि आप कोई भी रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये V में ही चीज़ें आ जाएंगी। अब हमें डायमेंशन चेक करनी है कि डायमेंशन इसकी 2 है या 4 है यहाँ पर, क्योंकि डी ऑप्शन में बोल रहे 4 डायमेंशनल, सी ऑप्शन में बोल रहे 2 डायमेंशनल। तो डायमेंशन आप यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हो कि अल्फ़ा और बीटा दो ही तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, और जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आते हैं आफ्टर फुल सिंप्लीफिकेशन उतनी ही हमारी डायमेंशन होती है।
तो इस जो वेक्टर स्पेस V है इसकी डायमेंशन है मेरे पास 2। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको ये वाली जो फॉर्म दी गई थी ना, ये आपको इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी कि ABCD 4 कॉन्स्टेंट्स आप देखोगे और 4 डायमेंशनल इसको कर आओगे, बट ऐसा हमें नहीं करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझदारी से काम लेना है। सो D ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मेरा गलत ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो होंगे A एंड C। तो यहाँ पर जो हमारा था MSQ वाला सेक्शन काफ़ी लेंथी सेक्शन था, बट यदि आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करो तो क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं थे, थोड़े लेंथी थे। और जैम के पेपर में यदि हमारे मन में ये क्लैरिटी आ जाए कि हमें 60 क्वेश्चन नहीं करने, हमें एज मच एज वी कैन उतने क्वेश्चंस हमें करने हैं और जितने भी हमें करने हैं वो करेक्ट करने हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है। आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिनमें गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है हमारी। थोड़ा सा हम देखें तो हमने देखा था शुरू के 4 क्वेश्चन लगातार रियल एनालिसिस से आ रहे हैं, और ओवर द सेक्शंस हम ये वाला पैटर्न हम देखते भी चले आ रहे हैं कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा भर भर के आ रहा है जैम के पेपर में हमारा। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही चीज़ थी कि 4 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के, 2 क्वेश्चन हमारे लीनियर अलजेब्रा के, 2 क्वेश्चन आए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक आया जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का था, और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस वाले क्वेश्चन को भी मैं लीनियर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन इनफैक्ट यहाँ पर मानूंगा। 3 लीनियर अलजेब्रा के। डिफ़िकल्ट ये बोल रहे हैं 5 क्वेश्चंस को, इन द सेंस डिफ़िकल्ट का यहाँ पर मतलब है कि टाइम कंज्यूमिंग। हमारे अंदर क्या होता है ना, करते करते हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, उनसे हमें यहाँ पर बचना है। जो हमारा MCQ और MSQ का पार्ट था वो तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया ख़त्म। 20 क्वेश्चंस और बचे हैं इस पेपर के। न्यूमेरिकल आंसर टाइप 10-10 के पार्ट में हम आपको करने वाले हैं, तो जल्दी ही मिलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 to 50। तब तक के लिए थैंक यू।